आज हम विद्युत आवेश के द्वितीय भाग पर डिस्कस करेंगे। प्रथम भाग में हमने काफ़ी टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। आज सेकंड भाग में हम पढ़ेंगे विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके अलावा आवेश संरक्षण, मूल आवेश और आवेशों का क्वांटमीकरण। विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, इसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और इन परमाणुओं में एक नाभिक होता है जिसमें कि पॉजिटिवली प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इनकी बाह्य कक्षा में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे दो उदाहरण हैं, एक ये हाइड्रोजन का और दूसरा हीलियम का। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि इसके बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, यानी चार्ज की मात्रा दोनों में क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन प्रकृति में अंतर होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि हाइड्रोजन में नाभिक में एक प्रोटॉन और बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में बराबर परंतु विपरीत चार्ज होने के कारण जो हाइड्रोजन का परमाणु है, ये क्या है, उदासीन होता है। ठीक इसी प्रकार से हीलियम की बात करें हम तो हीलियम के नाभिक में दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन होते हैं, जबकि इसके बाह्य कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन है तो ये इस पूरे परमाणु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जबकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि दो दो है, आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार से प्रोटॉन पर 2 प्लस आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन पे 2 माइनस आवेश होगा। दोनों का आवेश बराबर होने से हीलियम का जो परमाणु है वो टोटल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल अवस्था में रहेगा। अब इस सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु धनावेशित कब होती है? मान लो बात यहाँ पे ये सोडियम और ये फ्लोरीन लिया है हमने। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम ने अपने बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, फ्लोरीन को दे दिया, और इसके बाद सोडियम धनावेशित और फ्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अर्थात जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जबकि जो देता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस उदाहरण में सोडियम धनावेशित और फ्लोरीन ऋणावेशित हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दिया, अर्थात सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के पश्चात इस पर धनावेश आ गया। इसके विपरीत फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिस कारण इस फ्लोरीन पर ऋणावेश आ जाता है। अतः वस्तुओं के विद्युतीकरण के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। इसे दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। जो यहाँ पे सोडियम है, इसका जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होते हैं, जबकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक से इतने दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं और थोड़ी सी ऊर्जा पाकर के ही ये अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये दूसरी कक्षा में जाते हैं तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन आवेश भी ले जाता है। इस प्रकार से विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस में प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, केवल किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये स्थानांतरण आवेशन, ये स्थानांतरण
का ये जो स्थानांतरण है ये आवेशन की क्रिया को देता है, और ये घर्षण के द्वारा हो सकता है, संवहन के द्वारा हो सकता है, और इसके साथ ही प्रेरण के द्वारा भी हो सकता है। आवेश का संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी न तो इसको क्रिएट कर सकते हो आप और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम कोई सिस्टम लें, कोई पृथक निकाय लें, उसका अगर कुल आवेश देखें तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी उसमें जितने भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होंगे उनका अलजेब्रिक सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया, इसमें एक बलून लिया है और एक क्लॉथ का टुकड़ा लिया है। जब तक इन्हें हमने आपस में नहीं रगड़ा, यानी घर्षण से पूर्व की कंडीशन में, इस बलून में दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज थे, तो टोटल कितने चार्ज हो गए इसमें? नेट चार्ज इसका 0 हो गया। सेम इसी तरीके से इस क्लॉथ में 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और ऐसे ही 3 नेगेटिव चार्ज हैं, तो जो टोटल चार्ज है इसका वो भी 0 हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इनको आपस में एक दूसरे पे रगड़ा, यानी घर्षण किया। तो घर्षण करने में कुछ चार्ज इधर से इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कुछ चार्ज इधर से इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इधर से इधर की ओर, कपड़ों से बलून की ओर होता है, नेगेटिवली चार्ज। जब हम घर्षण के बाद नोटिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बलून में अब पॉजिटिव चार्ज तो समान है प्लस चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना हो गया है? 4। तो टोटल चार्ज इस बलून में -2 हो गया। जबकि ये जो क्लॉथ का टुकड़ा है इसमें पॉजिटिवली चार्ज +3 और नेगेटिवली चार्ज -1, टोटल चार्ज +2। तो ये एक जो सिस्टम है, यहाँ पे अब ये ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें आप एक सिस्टम केवल बलून या क्लॉथ को नहीं मानेंगे, ये कंबाइंड होकर के एक सिस्टम है, क्योंकि हमने इससे पहले इन्हें आपस में घर्षण के द्वारा क्रिया कराई। तो ये कंप्लीट एक सिस्टम होने के कारण इसका नेट चार्ज -2 और इस क्लॉथ का +2 चार्ज होने के कारण नेट चार्ज 0 हो गया। यानी अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, पृथक निकाय है, तो इसका जो कुल आवेश है वो क्या होगा? नियत होगा। जब ये अलग था, आइसोलेटेड था, तो भी 0 था, जब ये आइसोलेटेड था तो भी 0 था, और जब ये एक सिस्टम इस प्रकार से बना तो उसका भी कितना चार्ज हो गया? नेट चार्ज 0 हो गया। अलजेब्रिक सम का मतलब है आप यहाँ पे साइन को भी ऐड करोगे, यानी प्लस और माइनस का ध्यान रखोगे। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब हमने बलून और क्लॉथ को आपस में रगड़ा तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। देखिए यहाँ बलून के पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, क्लॉथ के पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, और घर्षण के बाद बलून के पास 2 पॉजिटिव और क्लॉथ के पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है, जो कि कहाँ बंधे होते हैं? नाभिक में टाइटली बॉन्ड होते हैं। केवल आवेशन की जो क्रिया है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। तो क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस बलून में आ गए, जिसके कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और अब इस इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज -2 होने के कारण, टोटल जो चार्ज है -2 होने के कारण ये बलून नेगेटिवली चार्ज, जबकि ये क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज और इक्वल 2, यानी ये 2 है तो ये भी कितना है? 2 है। तो जितना ये है उतना ही, केवल प्रकृति में अंतर है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो इस प्रकार से किसी भी निकाय का अगर वो पृथक है तो कुल आवेश कांस्टेंट होता है। हम चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल आवेश। अब मूल आवेश क्या हुआ? इसे इंग्लिश में एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। तो आवेश की एक न्यूनतम संभव मात्रा है, उसको ही हम मूल आवेश कहते हैं।
मतलब उससे कम आवेश पॉसिबल नहीं है। तो ये जो न्यूनतम मात्रा है किसी आवेश की, इसको स्मॉल ई से हम डिनोट करते हैं। और आवेश का जो मात्रक होता है इसे कूलाम कहते हैं और जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आवेश का जो मिनिमम पॉसिबल मान है वो कितना है? मूल आवेश यानी ई के बराबर। और इसका मैथमेटिकल जो मान है यानी आंकिक मान है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻16 कूलाम। तो इससे कम आवेश अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है। और प्रकृति में जो न्यूनतम आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन का ही आवेश होता है, यही एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। यहाँ पर दो उदाहरण है हाइड्रोजन के और हीलियम के। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और इसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक इसी प्रकार हीलियम, इसके नाभिक में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला कोई तत्व है तो वो है हाइड्रोजन, यानी सबसे कम चार्ज इसके पास जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का होता है। वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻16 कूलाम। आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटमीकरण आवेश का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण ये सभी पदार्थों में जो आवेश है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। मूल आवेश मतलब एलिमेंट्री चार्ज और जिसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी अगर किसी वस्तु पर कुछ आवेश है और उसका मान Q है तो इस आवेश की जो मात्रा होगी वो हम निकालेंगे ±NE के बराबर होगी, जहाँ N नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जबकि E मूल आवेश यानी एलिमेंट्री चार्ज है। तो उस आवेशित वस्तु पे जो कुल आवेश होगा वो ±NE के बराबर होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लस और माइनस का साइन है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं बताता है। ये क्या बताता है कि वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, अर्थात वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ये आवेश धन होगा और अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ये आवेश क्या होगा? माइनस साइन के साथ होगा, यानी उस कंडीशन में उस पर जो कुल आवेश होगा वो ऋण आवेश होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आदान प्रदान हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, तो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही संभव है। अर्थात आवेश कभी भी 1/2 या 1/3 या 1/4 एंड सो ऑन इस रूप में स्थानांतरित नहीं होगा। वो किस रूप में स्थानांतरित होगा? हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से स्थानांतरित होगा। यानी जो आवेश है वो Q = ±NE के रूप में ही स्थानांतरित होगा। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हल्की सी ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान पॉसिबल है, हो जाता है। हमने देखा कि कैसे रबड़ या बलून या कांच की छड़ पर या एबोनाइट की छड़ पर वस्तुओं से रगड़ने पर चार्ज आ जाता है, लेकिन हम इसे डेली लाइफ में यूज़ या अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्वांटमीकरण को हम डेली लाइफ में अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि इस आवेश का मान बहुत कम होता है। मान लो बात, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन
स्थानांतरित हो रहा है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, N का मान 1 हो जाएगा, तो Q का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये बहुत ही छोटी इकाई है, इसलिए हम दैनिक जीवन में आवेश के क्वांटमीकरण को अनुभव या महसूस नहीं करते हैं। थैंक यू।